गुड मॉर्निंग। इस क्लास में हम पढ़ेंगे मानव भूगोल की परिभाषा और उसकी प्रकृति के बारे में। सो इन दिस क्लास वील टॉक अबाउट डेफिनेशन एंड नेचर ऑफ रिसोर्स ज्योग्राफी, या संसाधन भूगोल क्या होती है, उसकी परिभाषा और उसकी प्रकृति क्या है, उसके बारे में हम शॉर्ट में देखेंगे। तो पहली स्लाइड है, उसमें है कि संसाधन भूगोल है क्या। तो जो संसाधन भूगोल है वो आपकी आर्थिक भूगोल की या इकोनॉमिक ज्योग्राफी की एक उपशाखा है, जिसमें हम क्या पढ़ते हैं, इसके अंतर्गत समस्त संसाधनों, उनकी विशेषताओं, उत्पादन, साथ ही उनका जो क्षेत्रीय वितरण है उसके प्रारूप का हम अध्ययन करते हैं। तो संसाधन भूगोल आपकी आर्थिक भूगोल की एक उपशाखा है, जिसमें संसाधनों की विशेषताओं, उनके उत्पादन और वो किस प्रकार वितरित हैं उसका हम अध्ययन करते हैं। एक दूसरी परिभाषा है, जो संसाधन भूगोल है वो पृथ्वी तल पर मानव सहित समस्त संसाधनों, अर्थात मानव को भी संसाधन माना गया है, तो मानवीय संसाधन होते हैं, उन को सम्मिलित करते हुए विशेषताओं, साथ ही इसके क्षेत्रीय विभिन्नताओं अर्थात एरियल डिफरेंशिएशन, स्थानिक वितरण, स्पेशल जो उनका डिस्ट्रीब्यूशन है वो, और उनके उपयोग प्रतिरूप कि उन संसाधनों का क्या उपयोग प्रतिरूप है, उन सब का अध्ययन करता है। ठीक है, तो संसाधन भूगोल समस्त संसाधनों की विशेषताओं, उनके क्षेत्रीय विभिन्नताएं, उनके स्थानिक वितरण और उनके उपयोग प्रतिरूप का अध्ययन करता है। संसाधन भूगोल भूगोल की वह शाखा है जो संसाधनों के मूल्यांकन, उनके वितरण और नियतन, ठीक है, संसाधनों का मूल्यांकन, उनका वितरण और नियतन, उनको प्रभावित करने वाले कारक अर्थात संसाधनों को प्रभावित करने वाले कारक जिनको हम बाद में देखेंगे, उन कारकों, साथ ही संसाधन प्रयोग के द्वारा पड़ने वाले प्रभाव। संसाधनों का जब हम उपयोग करते हैं तो वो पर्यावरण को प्रभावित करते हैं, मानव को प्रभावित करते हैं, या स्वयं संसाधन स्वयं भी प्रभावित होते हैं। तो उन सब का अध्ययन जो करेंगे हम, वो किस में करेंगे, संसाधन भूगोल में। उसके बाद में मोहम्मद शफी, जिन्होंने भूगोल की शाखा को परिभाषित किया, वो कहते हैं कि संसाधन भूगोल जो है वो प्राकृतिक संपदा का मात्रात्मक और उसका क्षेत्रीय सर्वेक्षण है। ठीक है, प्राकृतिक संपदा का मात्रात्मक और क्षेत्रीय सर्वेक्षण, रीजनल सर्वे है किसका, पाए जाने वाले संसाधनों का, और जिससे क्या निर्धारित होता है, उससे किसी राष्ट्र की अर्थव्यवस्था की स्थिति क्या होगी, उसकी पद्धति क्या होगी, अर्थव्यवस्था का प्रकार क्या होगा, और वहाँ के जो आर्थिक संगठन हैं वो किस प्रकार कार्य करेंगे, ये निर्धारित होता है। और ये जो सब अध्ययन किया जाता है वो किया जाता है संसाधन भूगोल में। इसके बाद में एक और परिभाषा लेते हैं प्रोफेसर कायस्थ के अनुसार। ये बोलते हैं कि संसाधनों का आकलन, उनका उपयोग, उनके उपयोग विकास के लिए उनका नियोजन, साथ ही उसका संरक्षण। तो आकलन, उनका संसाधनों का आकलन, उनका नियोजन और उनका संरक्षण, ये संसाधन भूगोल का महत्वपूर्ण बिंदु है, या ये जो चीज़ है इनका अध्ययन करना संसाधन भूगोल का कार्यक्षेत्र है। अब आपको लगेगा कि आर्थिक भूगोल और संसाधन भूगोल दोनों एक जैसे हैं। तो जैसे कि मैंने पहले बताया आपको कि जो आर्थिक भूगोल है उसका डोमेन अधिक है, मतलब आर्थिक भूगोल का कार्यक्षेत्र विस्तृत है। उसमें से जो संसाधन भूगोल है वो उसमें समाहित है, अर्थात आर्थिक भूगोल के अध्ययन में संसाधन भूगोल समाहित है। इसमें लिखा गया है, आर्थिक भूगोल और संसाधन भूगोल की समान विषय वस्तु को देखकर कभी कभी हमें ये लगता है कि दोनों एक ही जैसे हैं, और ये सही भी है कि इन दोनों के बीच कोई कठोर विभाजन रेखा नहीं है। जैसे आप एग्जाम्पल लोगे तो शक्ति के संसाधन हम जब पढ़ते हैं, एनर्जी रिसोर्सेज हम जब पढ़ते हैं, तो उसमें हम देखते हैं कि जो कोयला है उसका अध्ययन संसाधन भूगोल या रिसोर्स ज्योग्राफी में भी करते हैं, और उसका आर्थिक भूगोल या इकोनॉमिक ज्योग्राफी में भी करते हैं।
लेकिन जब हम कोयले को संसाधन भूगोल में पढ़ते हैं तो उसका उत्पादन और उनके विभिन्न उपयोग हम देखते हैं। कोयले के उत्पादन क्षेत्र और उनके उपयोगों को हम देखते हैं, तब हम पढ़ते हैं इसको संसाधन भूगोल में। लेकिन जब यही चीज़ हम आर्थिक भूगोल में पढ़ेंगे तो हम उसमें क्या पढ़ेंगे? कोयले से प्राप्त उपयोगिता, इससे निर्मित होने वाले अन्य उपयोगी पदार्थ, मानवों के बीच इसका कैसा वितरण है, साथ ही इसका विनिमय कैसा हो रहा है, मतलब जो ट्रेड है, व्यापार है, एक देश से दूसरे देश को जो ट्रेडिंग हो रही है कोयले की या विनिमय हो रहा है, तो वो हम इसमें देखेंगे। तो उत्पादन और उपयोग ये हम देखते हैं संसाधन भूगोल में। लेकिन जब बात करते हैं विनिमय की, इसके मानव वर्गों के बीच में वितरण की, ठीक है, तब हम देखते हैं उसको आर्थिक भूगोल में। तो दोनों की विषय वस्तु लगभग समान है, लेकिन जो आर्थिक भूगोल है उसका जो कार्य क्षेत्र है वो आपका संसाधन भूगोल से ज़्यादा विस्तृत है। नेक्स्ट देखते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि जो संसाधन भूगोल है वास्तव में आर्थिक भूगोल का एक पक्ष मात्र है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि जो संसाधन भूगोल है वो आर्थिक भूगोल का केवल एक पक्ष मात्र है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि आर्थिक भूगोल का जो अध्ययन क्षेत्र है संसाधन भूगोल के अध्ययन क्षेत्र से कहीं अधिक विस्तृत है। तो ये इकोनॉमिक ज्योग्राफी का डोमेन है और ये इसमें संसाधन भूगोल या रिसोर्स ज्योग्राफी का डोमेन है। तो अधिक विस्तृत कौन हुआ? इकोनॉमिक ज्योग्राफी। अब अंतर आर्थिक तथा संसाधन भूगोल में मुख्य अंतर यह है कि आर्थिक भूगोल में हम क्या देखते हैं? आर्थिक भूगोल में हम देखते हैं उत्पादन, उनका विनिमय तथा उपभोग संबंधी सभी क्रियाएं। ठीक है, उत्पादन, प्रोडक्शन, उसका एक्सचेंज कैसे हो रहा है वो देखते हैं, उसका कंजम्पशन देखते हैं, उपभोग देखते हैं, और इनसे रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं वो सब हम पढ़ते हैं आर्थिक भूगोल या इकोनॉमिक ज्योग्राफी में। जबकि संसाधन भूगोल क्या करता है? यह केवल उत्पादन, प्रोडक्शन से संबंधित मानवीय क्रियाओं को देखता है। कभी कभी उत्पादन और उनका उपयोग, यूटिलिटी। तो प्रोडक्शन, यूटिलिटी प्लस प्रोडक्शन या उत्पादन, ये किसका अध्ययन क्षेत्र है? ये है आपका रिसोर्स ज्योग्राफी का। जबकि आर्थिक भूगोल में क्या करते हो? प्रोडक्शन, विनिमय और उपभोग। ठीक है, तो ये किसका अध्ययन क्षेत्र है? ये आपका इकोनॉमिक ज्योग्राफी का अध्ययन क्षेत्र है। इसके बाद में देखो, अभी पिछले स्लाइड में हमने देखा कि दोनों का अध्ययन क्षेत्र क्या क्या है। तो उत्पादन में क्या आता है, प्रोडक्शन में क्या क्या समाहित है? उत्पादन के अंतर्गत प्राथमिक उद्योग, प्राइमरी इंडस्ट्रीज जैसे वनोपज संग्रह, लकड़ी को संबंधित उद्योग, आखेट, मत्स्य उत्पादन, पशुचारण, कृषि, ये सब आते हैं आपके प्राइमरी इंडस्ट्रीज़ में। द्वितीयक उद्योगों में आते हैं जो जिसमें सम्मिलित है आपका खनन, उसके बाद में वस्तु निर्माण उद्योग आदि। तो ये जो दोनों हैं, प्राथमिक उद्योग और द्वितीय उद्योग, ये सभी किसकी विषय वस्तु हैं? आपके संसाधन भूगोल की विषय वस्तु हैं। ठीक है, तृतीय उद्योग जैसे व्यापार हो गया, आपका परिवहन हो गया, इसके अलावा चतुर्थक उद्योग या चतुर्थक व्यवसाय, हाई एंड सर्विसेज हो गई, प्लानिंग हो गई, मैनेजमेंट हो गया। ठीक है, ये सब जो चीज़ है ये विनिमय और उपभोग से संबंधित है, और ये सब किस में आते हैं? ये आते हैं इकोनॉमिक ज्योग्राफी में। ठीक है, तो उत्पादन में प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्रीज आती हैं आपकी संसाधन भूगोल के अंदर, और जो रिमेनिंग चीज़ें हैं, टर्शरी सेक्टर है या चतुर्थक उद्योग हैं, ये हैं आपके आर्थिक भूगोल के अंदर। देखो, संसाधनों का अध्ययन भूगोल के अतिरिक्त कई अन्य विषयों में किया जाता है, जैसे जिसमें आपका इकोनॉमिक्स हो गया, जियोलॉजी हो गया, वनस्पति शास्त्र हो गया, पेडोलॉजी हो गया। ठीक है, ये सब हैं। परंतु इन वैज्ञानिकों एवं भूगोलवेत्ताओं के अध्ययन में मौलिक अंतर है। ये अंतर कैसे आता है? ये अंतर आता है विषय के उपागम और दृष्टिकोण से। भूगोल क्या करता है, जब आप किसी चीज़ बॉटनी में किसी चीज़ को पढ़ते हो तो उसका पर्सपेक्टिव अलग होता है, उसका अप्रोच अलग होता है। लेकिन जब रिसोर्स ज्योग्राफी या संसाधन भूगोल में आप
उसी चीज़ का अध्ययन करोगे तो आप अलग पर्सपेक्टिव से अध्ययन करोगे। तो ये क्या बोलना चाह रहा है, ये कहता है कि भूगोल विभिन्न संसाधनों की स्थिति, वितरण, उनके पारस्परिक संबंध और उनके बनने वाले भूदृश्य, उनके द्वारा जो लैंडस्केप निर्मित होता है उसका अध्ययन करता है। तो इस प्रकार आप देखोगे कि जो भूगोल है या संसाधन भूगोल है, ये क्या करता है, सभी संसाधनों को परस्पर अंतर संबंधित या एक सिस्टम के रूप में देखता है। ठीक है, और उसका जो दृष्टिकोण होता है, उसका जो देखने का नज़रिया होता है वो समग्र होता है। इस प्रकार जो संसाधन भूगोल है वो अन्य विषयों से अपने आप को अलग करता है। कहने का मतलब ये है कि जब आप रिसोर्स ज्योग्राफी में संसाधन पढ़ोगे, ठीक है, जैसे एग्जांपल लेते हैं, फॉरेस्ट है, तो वन के बारे में हम बॉटनी में भी पढ़ते हैं, वनस्पति शास्त्र में या बॉटनी में हम वन के बारे में पढ़ते हैं। लेकिन जब उन्हीं फॉरेस्ट को आप रिसोर्स ज्योग्राफी में या संसाधन जो भूगोल में एक संसाधन के रूप में पढ़ोगे तो आप उसको होलिस्टिकली देखोगे, उसको एक समग्र दृष्टिकोण से देखोगे। उसमें पहले आप उनका वितरण पढ़ोगे कि कहाँ कहाँ पर किस प्रकार के वन संसाधन पाए जाते हैं। उसके बाद में मानव पे उनका क्या प्रभाव पड़ता है, उनकी अर्थव्यवस्था किस प्रकार प्रभावित होती है उनसे, उनको निर्वनीकरण या फिर डिफॉरेस्टेशन की वजह से वहाँ पर क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कितना फॉरेस्ट कवर मिनिमम होना चाहिए, कितना फॉरेस्ट कवर नहीं होना, तब कितना और बढ़ाया जाना चाहिए, या डिफॉरेस्टेशन को रोकने के लिए क्या क्या किए जा सकते हैं, वहाँ की लोकल सोसाइटीज़ या वहाँ के जो लोकल लोग हैं वो डिफॉरेस्टेशन को कैसे रोक सकते हैं। तो बेसिकली जब संसाधन भूगोल में किसी रिसोर्स का हम अध्ययन करते हैं तो उसको एक होलिस्टिक तरीके से, उनको एक समग्र तरीके से पढ़ते हैं। ठीक है, और उस चीज़ को हम एक सिस्टम के रूप में लेते हैं। सिस्टम जिसके बहुत सारे एलिमेंट होते हैं और वो जो एलिमेंट्स हैं वो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं या एक दूसरे से अंतर संबंधित होते हैं। तो उन्हीं अंतर संबंधों का अध्ययन हम संसाधन भूगोल में, संसाधनों को जब हम बात करते हैं तो उसका अध्ययन करते हैं। ठीक है, ये छोटा सा चैप्टर था, परिभाषा इसमें देखी हमने, थोड़ा बहुत प्रकृति के बारे में बात किया। तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, तो इन क्वेश्चंस को आप खुद से सॉल्व करने का ट्राई करिएगा। मैक्सिमम इसमें यदि आप लिखो तो उनको 20 शब्दों में लिखने का ट्राई करना। जैसे संसाधन भूगोल की परिभाषा ये 20 वर्ड्स में लिख सकते हो आप। आर्थिक भूगोल और संसाधन भूगोल में मुख्य अंतर क्या है, इसको आप 50 वर्ड्स में लिखो। धन के उत्पादन, विनिमय, वितरण एवं उपभोग का अध्ययन आर्थिक भूगोल में किया जाता है या संसाधन भूगोल में, ये 1 मार्कर है। तो ये तीनों क्वेश्चंस आप सोल्व करिए। इसके बाद में नेक्स्ट चैप्टर में हम संसाधन भूगोल से संबंधित नेक्स्ट टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।